हेलो और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम अध्ययन करने वाले हैं रोमन साम्राज्य के राजनीतिक विकास के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी रोमन साम्राज्य का सामान्य परिचय और ऐतिहासिक स्रोत, और ये हमारा रोमन साम्राज्य के ऊपर सेकंड वीडियो है। और यदि हम बात करें EMRS PGT हिस्ट्री की, तो इसके ऊपर हमारा ये 8th वीडियो है। यदि इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम अध्ययन करने वाले हैं रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य का गठन हुआ, साथ ही रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था उसके संबंध में हम अध्ययन करेंगे। फिर हम अध्ययन करेंगे इसके परवर्ती पुराकाल। देखिए, रोमन साम्राज्य को दो भागों में बांटा गया है, पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती में आ जाता है इसका आरंभिक काल आ जाता है, जो प्रारंभ से लेकर यानी 27 ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी तक माना जाता है इसका पूर्ववर्ती काल। और इसके जो बाद का काल है ये माना जाता है परवर्ती काल। इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि रोमन साम्राज्य का जो अंत है वो कैसे हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य का गठन कैसे हुआ। तो देखिए, रोमन साम्राज्य का गठन है ये हुआ था 27 ईसा पूर्व में, और इसके जो प्रथम सम्राट थे वह थे ऑगस्टस। इससे पहले जो रोमन था ये रोमन गणतंत्र हुआ करता था, और इस गणतंत्र का जो टाइम पीरियड था वह था 509 से 27 ईसा पूर्व के मध्य में। और इस गणतंत्र में तीन प्रमुख संस्थाएं होती थी। सबसे पहले आ जाती थी सीनेट आ जाती थी। सीनेट थी ये रोमन साम्राज्य की सबसे प्रमुख संस्था हुआ करती थी, और अधिकतर जो निर्णय लेती थी वो सीनेट के द्वारा ही लिए जाते थे। इसके अंतर्गत जो कुलीन और जो अभिजात वर्ग के जो लोग होते थे, धनी वर्ग के जो लोग होते थे, वो सेनेट में आते थे। और इसके सदस्यों को कहा जाता था सेनेटर, जिसका अर्थ होता है पैट्रेस या पिता होता है। और इसका विवरण किया था इतिहासकार थे टेसिटस, उनके द्वारा इसका विवरण किया गया था। तो गणतंत्र काल में जो सबसे शक्तिशाली संस्था हुआ करती थी वह हुआ करती थी सीनेट। इसके अतिरिक्त जो दूसरी संस्था हुआ करती थी वह हुआ करती थी सभा। और इस सभा का जो प्रमुख कार्य होता था वो होता था कौंसिल का निर्वाचन करना। इस कौंसिल का जो निर्वाचन करने का जो प्रमुख कार्य होता था वह होता था सभा का। और ये प्रत्येक वर्ष अर्थात एक वर्ष के लिए कौंसिल का चुनाव किया जाता था, और यह कौंसिल होती थी ये राज्य का प्रतिनिधित्व करती थी। और यहाँ पर जो कौंसिल की संख्या होती थी वो दो होती, एक ना होकर कौंसिल की जो संख्या होती थी वो दो होती थी। और इसके पीछे का जो रीजन होता था वह यह होता था ताकि कौंसिल कभी भी अपने आप को तानाशाह या निरंकुश घोषित ना करे। और इसको जो सलाह देने का जो कार्य किया करती थी वह क्या करती थी, सीनेट किया करती थी। तो इस प्रकार से गणतंत्र के अंतर्गत सीनेट एक प्रमुख संस्था होती थी जो लगभग राज्य के समस्त निर्णय लिया करती थी। यहाँ पर जो काउंसिल होती थी वो केवल एक रबर की मोहर की तरह होती थी, उसे सेनेट की प्रत्येक सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता था। अब हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य का गठन कैसे हुआ। देखिए, रोमन साम्राज्य में युद्ध और संघर्ष अक्सर होते रहते थे, और यही कारण था कि जो सेना नायक होते थे, सेना नायक या सेना का बहुत अधिक महत्व हो गया था। और इन्हीं सेना नायकों में दो सेना नायक थे, एक पॉम्पी और दूसरा था जूलियस सीजर। इन दोनों के मध्य में भी संघर्ष शुरू हो जाता है। तो जूलियस सीजर के जो समर्थक होते हैं वो पॉम्पी की हत्या कर देते हैं, और इस प्रकार से 46 ईसा पूर्व में जो जूलियस सीजर है वह रोम पहुंचता है और अपने आप को तानाशाह घोषित कर देता है। और इस डर से कि कहीं जो जूलियस सीजर है ये रोम का सम्राट ना बन जाए, इसके लिए 44 ईसा पूर्व में सीजर की सीनेट के अंदर खुलेआम हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या का जो बदला है इसका बेटा होता है, दत्तक पुत्र होता है, ऑक्टेवियन वह लेता है। और एक लंबे संघर्ष के पश्चात में रोमन गणतंत्र को समाप्त करके और रोमन साम्राज्य की स्थापना करता है 27 ईसा पूर्व में। और ये जब रोमन साम्राज्य की गद्दी पे बैठता है तो अपना नाम रखता है ऑगस्टस, और इतिहास में इसे ऑगस्टस प्रथम के नाम से जाना जाता है। और यह रोमन का प्रथम सम्राट था। तो यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि रोमन का प्रथम सम्राट कौन था। तो रोमन साम्राज्य का जो प्रथम सम्राट था वह था ऑगस्टस। तो इस प्रकार से रोमन गणतंत्र को समाप्त करके ऑगस्टस के द्वारा रोमन साम्राज्य की स्थापना की जाती है। ये जो रोमन साम्राज्य है, इस रोमन साम्राज्य का जो टाइम पीरियड है ये 27 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक माना जाता है। और इस रोमन साम्राज्य को भी दो चरणों में बांटा गया। एक पूर्ववर्ती चरण होता है, इसका जो टाइम पीरियड होता है ये 27 ईसा पूर्व से लेकर और तीसरी शताब्दी तक होता है। तीसरी शताब्दी का जो मुख्य भाग होता है वहां तक होता है। परवर्ती चरण की बात करें तो तीसरी शताब्दी के बाद का जो समय होता है लगभग चौथी शताब्दी से लेकर और इसे 7वीं शताब्दी तक माना जाता है।
ये जो टाइम पीरियड है इसे कहते हैं परवर्ती चरण कहते हैं। देखिए इन दोनों चरणों के बीच में आती है तीसरी शताब्दी आती है। अर्थात यदि हम चर्चा करें तो देखिए तीसरी शताब्दी से पहले का जो पीरियड है वह तो कहलाता है पूर्ववर्ती का चरण कहलाता है, और तीसरी शताब्दी के बाद का जो टाइम पीरियड है वो कहलाता है परवर्ती चरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो तीसरी शताब्दी है इस पीरियड को तीसरी शताब्दी का संकट भी कहा जाता है। देखो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए पूर्ववर्ती जो चरण होता है ये जाना जाता है शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता है, लेकिन तीसरी शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे साम्राज्य में तनाव की स्थिति आ जाती है, और इस तनाव का जो प्रमुख कारण होता है वह होता है ईरान, अर्थात से प्राचीन काल में फारस के नाम से जाना जाता है। इस समय एक वंश आता है ससानी वंश, ये काफी शक्तिशाली वंश होता है और इसने लगभग 15 वर्षों में ही अपनी जो सीमा है ये फरात नदी तक पहुंचा लेता है। फरात नदी होती है ये ईरान और रोमन साम्राज्य की सीमा रेखा मानी जाती है। फरात नदी का जो पश्चिमी हिस्सा होता है ये तो माना जाता है सीमा रोमन साम्राज्य की, और इसका जो पूर्वी हिस्सा होता है ये जो सीमा मानी जाती है ये मानी जाती है ईरान साम्राज्य। तो इस प्रकार से जो तीसरी शताब्दी का जो पहले का जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है पूर्ववर्ती चरण, और तीसरी शताब्दी के जो बाद का जो टाइम पीरियड है ये माना जाता है परवर्ती चरण माना जाता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं पूर्ववर्ती काल की चर्चा करते हैं, अर्थात जो रोमन साम्राज्य का जो आरंभिक काल था उसकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए रोमन साम्राज्य के जो प्रथम सम्राट थे वह थे ऑगस्टस थे, और इनका जो शासनकाल है ये 27 ईसा पूर्व से लेकर 14 ईस्वी तक रहा था, और ये जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र थे। इनका जो वास्तविक नाम था वह ऑक्टेवियन थे, लेकिन जब ये गद्दी पर बैठे तो इन्होंने कुछ उपाधियां धारण की जिनमें सबसे पहले आ जाती ऑगस्टस, और ये फ्यूचर में ऑगस्टस के नाम से ही जाने जाते थे। ऑगस्टस का अर्थ होता है होली यानी पवित्र। दूसरी जो इन्होंने उपाधि धारण की थी वह थी इम्परेटर के, अर्थात विक्टोरियस जर्नल, विजयी सेनापति की। और तीसरी जो इन्होंने उपाधि धारण की थी वह की थी प्रिंसिपेट की। देखिए प्रिंसिपेट है ये प्रिंसेप शब्द से बना है, लैटिन वर्ड है प्रिंसेप, जिसका अर्थ होता है फर्स्ट सिटीजन ऑफ द स्टेट, अर्थात राज्य का प्रथम नागरिक। और यह उपाधि इन्होंने इसलिए धारण की थी ताकि ये सेनेट को खुश रख सके। यहाँ पर ऑगस्टस यही प्रूव करना चाहता था कि वह कोई निरंकुश शासक नहीं है, केवल वह राज्य का प्रथम नागरिक है। देखिए साम्राज्य की स्थापना के बाद में सेनेट कमजोर हो चुकी थी, लेकिन इतनी भी कमजोर नहीं हुई थी कि उसे खुश ना रखा जाए। और जितनी भी आपको रोमन साम्राज्य के बारे में बुक मिलनी है वो दो भाषाओं में मिलती है, एक तो लैटिन भाषा और एक मिलती है ग्रीक भाषा में। और ये जितनी भी बुक्स हैं ये सभी की सभी बुक जो सेनेटर होते थे उनके द्वारा लिखी जाती थी। तो यहाँ पर कौन सम्राट अच्छा है या बुरा है वह इस बात पर डिपेंड करता था कि उसका सेनेट के साथ व्यवहार कैसा है। और सबसे बुरे सम्राट वो माने जाते थे जो सेनेट के प्रति शत्रुता रखते हो, उसे शक की नजर से देखते हो, वो सम्राट ज्यादा बुरे माने जाते थे, क्योंकि अधिकतर जो बुक्स लिखी गई थी वो सेनेट के द्वारा ही लिखी गई थी, जो सेनेटर होते थे उनके द्वारा लिखी गई थी। अब बात करें हम ऑगस्टस की बात करें तो देखिए ऑगस्टस का जो काल है ये रोमन संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, और इसे रोमन पीस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एक लंबे संघर्ष और युद्ध के पश्चात में काफी लंबे समय तक, लगभग प्रथम और द्वितीय शताब्दी, इन दो शताब्दियों तक रोमन साम्राज्य में शांति बनी रही। ऑगस्टस के बाद में जो दूसरे सम्राट बनते हैं वह बनते हैं ऑगस्टस के ही दत्तक पुत्र होते हैं टिबेरियस, तो टिबेरियस बनते हैं। इसके अतिरिक्त जो पूर्ववर्ती काल की हम बात करें, रोमन साम्राज्य के जो आरंभिक काल की बात करें, तो उनमें केवल हम कुछ प्रमुख सम्राटों का ही जिक्र कर रहे हैं, जिनमें आ जाते हैं सम्राट त्राजान आते हैं। तो देखिए ऑगस्टस के बाद में पहले सम्राट थे जिन्होंने साम्राज्य विस्तार का अभियान चलाया, और इन्होंने फरात नदी के क्षेत्रों को पार करके निरर्थक अधिकार कर लिया। देखिए हमने पढ़ा था कि जो रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी सीमा थी ये फरात नदी निर्धारित करती थी, और इस नदी के बाद में जो सीमा लगती थी वो फारस या ईरान, जैसे फारस भी कहते हैं और ईरान कहते हैं, उस राज्य की लगती थी। लेकिन सम्राट जो त्राजान था उन्होंने फरात नदी को पार कर भी कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, और इसका सपना था भारत विजय का सपना था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस रोमन सम्राट का जो सपना था वो भारत विजय का था, तो वह रोमन सम्राट थे, सम्राट त्राजान थे। इसके बाद में जो अन्य शासक आ जाते हैं वह आ जाते हैं गैलिनस। इन्होंने एक प्रमुख परिवर्तन ये किया कि सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया, और जो प्रांत के जो अभिजात वर्ग होते थे, नए नए जो प्रांत बन रहे थे, उनके अभिजात वर्गों को इस पोस्ट पर बैठा देता है। इसके पीछे गैलिनस का उद्देश्य होता है सेनेटर को कमजोर करना, सेनेट को कमजोर करना, ताकि उसका सैनिक गतिविधियों में कोई हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि अधिकतर सेनेटर अभी भी गणतंत्र में वापस लौटने का सपना देख रहे थे। तो इसीलिए गैलिनस ने क्या किया कि सेनेटरों को सैनिक कमान से हटा दिया। अब हम चर्चा करते हैं कि देखिए रोमन साम्राज्य की राजनीति में तीन मुख्य खिलाड़ी थे। सबसे ऊपर आ जाते हैं सम्राट आ जाते हैं, फिर उसके बाद में अभिजात वर्ग आ जाता था जो उच्च वर्ग होता था, और सम्राट और सेनेट
यानी अभिजात वर्ग के पश्चात में जो तीसरी प्रमुख संस्था थी वो सेना हुआ करती थी। और रोमन साम्राज्य में अलग अलग सम्राटों की सफलता इसी बात पर निर्भर करती थी कि वह सेना पर कितना नियंत्रण रख पाते हैं। देखिए ऑगस्टस था, ऑगस्टस रोमन सम्राट ही इसलिए बन पाया क्योंकि उसका सेना पर कंप्लीट कंट्रोल था। और ये सैनिक कई बार क्या करते थे, अपने वेतन और सुविधाओं के लिए आंदोलन करते रहते थे। और रोमन साम्राज्य में जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो उसका परिणाम होता था गृह युद्ध। अब हम चर्चा करते हैं रोमन सेना। देखिए रोमन सेना थी ये एक व्यावसायिक सेना थी और प्रत्येक सैनिक को नगद वेतन दिया जाता था। तो ये वेतन भोगी सैनिक होते थे और यह उस समय की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वेतन भोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी विशेषता या उपलब्धि थी। और सैनिकों को कम से कम 25 वर्ष की सेवा करनी पड़ती थी। और यदि हम बात करें चौथी शताब्दी में, तो चौथी शताब्दी में लगभग 6 लाख सैनिक थे रोमन साम्राज्य के पास में। जबकि इसके विपरीत हम बात करें फारस या ईरान की बात करें, तो फारस और जो ईरान है इसमें जो सेना होती थी ये बलात् भर्ती वाली सेना होती थी, जबकि रोमन सेना वेतन भोगी सेना हुआ करती थी। अब देखिए बलात् भर्ती वाली सेना क्या होती थी, कुछ वर्ग विशेष होते थे ईरान में जिनके लिए अनिवार्य होता था सेना में भर्ती होना, उन्हें कहा जाता है बलात् भर्ती वाली सेना। देखिए रोमन साम्राज्य में जो सिंहासन होता था ये पारिवारिक वंश क्रम पर आधारित होता था, अर्थात पिता का राज्य है वो पुत्र को मिलेगा, चाहे वह नैसर्गिक हो या फिर ग्रहण किया हुआ दत्तक पुत्र हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑगस्टस के कोई पुत्र नहीं था, टिबेरियस, उसको गोद लिया था, वहीं ऑगस्टस के बाद में फिर शासक बना था। और जो रोमन सेना थी वह भी इस सिद्धांत को मानती थी। अब हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य का जो विस्तार है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी, रोमन साम्राज्य के विस्तार की चर्चा की थी, जिसमें हमने देखा था कि पूर्व में इसका जो विस्तार था ये फरात नदी तक था, उत्तर में डैन्यूब नदी थी वहां तक था, दक्षिण में ये सहारा मरुस्थल तक था, और यदि हम पश्चिम की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर तक इसका विस्तार था। और ये काफी बड़ा साम्राज्य था जिसका और अधिक विस्तार करना अनावश्यक समझा जाता था। तो यहाँ पर जो ऑगस्टस के बाद में टिबेरियस को ये जब साम्राज्य प्राप्त हुआ तो इतना लंबा चौड़ा था कि इसका अधिक विस्तार करना उन्होंने अनावश्यक समझा। लेकिन एकमात्र सम्राट थे जिन्होंने प्रारंभिक विस्तार किया था, वह थे त्राजन, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले पढ़ा था। उसने फरात नदी की जो सीमा थी उसको भी पार कर लिया था, लेकिन उनके बाद के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया, क्योंकि पहले ही रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था कि उस पर शासन करना बहुत इतना आसान नहीं था। उसके प्रशासन और उसको नियंत्रण करना में काफी कठिनाई आती थी, तो और अधिक विस्तार करना यहाँ पर अनावश्यक प्रतीत होता था। देखिए रोमन साम्राज्य का प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से फिर धीरे धीरे विस्तार होता गया। अनेक जो इसके आश्रित राज्य थे उनको बाद में रोम के प्रांतीय राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त जो निकटवर्ती पूर्व राज्य थे, देखिए निकटवर्ती पूर्व राज्य बोला जाता है जो भूमध्य सागरीय है, भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है उनके बिल्कुल जो पूर्व में स्थित जो राज्य होते हैं उनको बोला जाता है निकटवर्ती राज्य। एक तो उनको रोमन साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में जो फरात नदी के जो पश्चिम में स्थित राज्य थे, जैसे फरात नदी है इसके जो पश्चिम में स्थित राज्य थे उनको हड़प लिया जाता था। और ये राज्य थे ये इतने समृद्ध थे, उदाहरण के लिए हेरोड राज्य की बात करें तो यहाँ से प्रतिवर्ष 54 लाख दिनारियस के बराबर आमदनी होती थी। देखिए दिनारियस क्या होते थे, दिनारियस एक उस समय का रोमन साम्राज्य का चांदी का सिक्का होता था जिसका वजन होता था 4.5 ग्राम। ये विशुद्ध चांदी का सिक्का होता था। और दूसरी सदी में जो रोमन साम्राज्य है ये अपने चरम उत्कर्ष पर था और इसका विस्तार है ये स्कॉटलैंड से आर्मीनिया की सीमाओं तक, और दक्षिण में सहारा और पूर्व में फरात नदियां इससे भी कभी कई बार आगे तक फैल जाता था। अब हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य का प्रशासन है वो कैसे चलता है। देखिए रोमन साम्राज्य का व्यवस्था चलाने के लिए आज जैसी कोई सरकार नहीं थी। जैसे हम भारत सरकार की बात करें तो जैसे भारत देश है, भारत को फिर अनेक प्रांतों में डिवाइड किया गया है, प्रांतों को फिर जिलों में डिवाइड किया गया है, जिलों को तहसील में, तहसील को फिर गाँव में डिवाइड किया गया है। तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। वहां पर जो प्रशासन चलाने के लिए सबसे प्रमुख जो होते थे वो होते थे नगर, या हम कह सकते हैं शहर। तो इन्हीं के माध्यम से रोमन साम्राज्य में प्रशासन चलाया जाता था। इसके लिए रोमन साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए जिसकी सहायता से संपूर्ण राज्य पर नियंत्रण रखा जाता था। और ये प्रमुख नगर थे जैसे कारथेज हो गया, सिकंदरिया हो गया, एंटियोक हो गया, ये भूमध्य सागर के तटों में स्थित नगर थे। ये बड़े शहर साम्राज्यिक प्रणाली के मूल आधार थे और इन्हीं शहरों के माध्यम से जो प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्र होते थे उन पर कर लगाने की व्यवस्था की जाती थी। देखिए कोई भी शहर है ये दूसरे शहर के अंडर नहीं आता था। एक शहर के अंदर बहुत सारे गांव आ सकते थे, लेकिन कोई भी एक शहर है वह दूसरे शहर के अंतर्गत नहीं आता था। लेकिन शाही अनुकंपा या नाराजगी से कई बार क्या होता था, जैसे गांव होते थे उनको दर्जा बढ़ाकर उनको शहरों का दर्जा दे दिया जाता था, और यदि सम्राट नाराज है तो शहरों को गांवों का दर्जा दे दिया जाता था। तो ऐसा अक्सर होता रहता था।
देखिए, इसको हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कोई शहर या नगर है, तो इस शहर या नगर के नीचे बहुत सारे गांव आते थे, बहुत सारे गांव आते थे, और ये गांव होते थे, इन पे जो कर वसूल करने का काम होता था, जो शहरी संस्था होती थी वो करती थी, और इस शहर में अधिकतर जो अभिजात वर्ग होता था वह रहता था। तो इस प्रकार से एक नया उच्च वर्ग भी रोमन साम्राज्य में आ जाता है, जो सेनेट के समान ही शक्तिशाली होता है और धीरे धीरे सेनेट से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। तो ये जो स्थानीय उच्च वर्ग था, ये रोमन साम्राज्य की कर वसूली और अपने क्षेत्र में प्रशासन के कार्यों में पर्याप्त सहायता देता था रोमन साम्राज्य को। दूसरी और तीसरी शताब्दी की बात करें तो अधिकांश जो प्रशासक थे या जो सैनिक अधिकारी थे, ये इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों से होते थे, और इनका एक नया सम्भ्रांत वर्ग बन गया था, उच्च वर्ग बन गया था, जो सेनेट के जो सदस्य थे उनकी तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली था। और इनके शक्तिशाली होने की वजह थी क्योंकि इनको सम्राट का समर्थन प्राप्त था, और सम्राट का समर्थन इसलिए इनको प्राप्त था क्योंकि ये सम्राट को कर वसूल करके देते थे, और जो प्रांतीय सरकारें होती थी उनमें ये सहायता करते थे। और जैसे जैसे ये नया सम्रांत वर्ग शक्तिशाली हुआ, तो सम्राट गैलिनस था, इसने जो सेनेटर थे उनको सैनिक कमान से हटा दिया, ताकि जो सेनेटर थे वो अधिक शक्तिशाली ना हो सके, और ये जो नया उच्च वर्ग था ये सम्राट के प्रति वफादार होता था, और नए वर्ग की स्थिति शक्तिशाली बना दी। देखिए, रोम की बात करें तो रोम एक ऐसा नगर या शहरी केंद्र होता था जिसके अपने दंडनायक होते थे, मजिस्ट्रेट होते थे, नगर परिषद होते थे, और इसका अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र होता था, जिसके अधिकार में आने वाले कई गांव सम्मिलित होते थे, जिनसे एक टैक्स वसूल करते थे, और ये टैक्स फिर रोमन साम्राज्य को जाता था। अब हम चर्चा करते हैं शहरी जीवन के बारे में। देखिए, शहरों का जो जीवन था वो गांवों के जीवन से काफी अच्छा था, क्योंकि शहर में रहने वाले लोगों का एक लाभ ये था कि वहां पर खाने की कोई कमी नहीं होती थी, साथ ही अकाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों की तुलना में बेहतर सुविधाएं प्राप्त होने की संभावनाएं रहती थी। क्योंकि गांवों में लोग क्या करते थे, जैसे ही खेती होती थी तो अधिकतर जो अनाज उत्पन्न होता था वो शहर वाले जो लोग होते थे वो उसे खरीद लेते थे। तो यहाँ पर जो शहर के लोग थे उनके लिए तो वर्ष भर अनाज उपलब्ध रहता था, लेकिन गांवों के लोगों के बाद में कुछ समय के पश्चात में जो अनाज था वो समाप्त हो जाता था, तो उन्हें अधिकतर समय जो खाना मिलता था वो बहुत अच्छा खाना नहीं मिलता था। तो यही वजह थी गांव के लोग होते थे वो उस समय कुपोषित हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त रोमन साम्राज्य की बात करें तो वहां पर जो सार्वजनिक स्नान गृह है, ये शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता होती थी। और रोमन साम्राज्य के समान ही जो फारस या जिसे हम ईरान कहते हैं, वहां के राजा ने भी सार्वजनिक स्नान गृह बनवाया, लेकिन वहां के जो पुरोहित थे उन्होंने इस चीज का विरोध किया, क्योंकि फारस में जो जल है वो काफी पवित्र माना जाता है। तो इस प्रकार से जो सार्वजनिक स्नान गृह में पुरोहितों के अनुसार जल को अपवित्र किया जा रहा था। लेकिन हम बात करें रोमन साम्राज्य की, तो रोम में ये चीजें आम हुआ करती थी, और ये शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त शहरों के लोग थे उच्च स्तर के मनोरंजन के साधन होते थे, और एक कैलेंडर वर्ष से हमें पता चला है कि लगभग एक वर्ष में 176 दिन वहां कोई न कोई मनोरंजन कार्यक्रम या प्रदर्शन हमेशा होता ही रहता था। अब हम चर्चा करते हैं तीसरी शताब्दी के संकट की बात करें। देखिए, प्रथम 2 शताब्दियां थी, ये शांति, समृद्धि और आर्थिक विस्तार की प्रतीक थी, जबकि तीसरी शताब्दी में जो आंतरिक तनाव बढ़ जाता है, और उसके बढ़ने के 2 कारण होते हैं। एक तो इनका प्रतिद्वंदी जो साम्राज्य होता है ईरान या जिसे हम कहते हैं फारस, वो होता है। दूसरा जो होता है वो होता है जर्मन और इसके आसपास की जो जनजातियां थी, इन्होंने डैन्यूब नदी के आसपास आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो 2 प्रमुख कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम ईरान की बात करते हैं। तो देखिए, ईरान में 225 ईसा पूर्व में एक आक्रामक वंश है जिसे ससानी वंश के नाम से जाना जाता है, ये उभर कर सामने आया, और यह वंश है ये मात्र 15 वर्ष, जो कि बहुत ही कम अवधि थी, तीव्र गति से फरात नदी तक फैल जाता है। इसके अतिरिक्त जो एक शापुर प्रथम है, ईरान के शासक थे, इनके 3 भाषाओं में खुदा हुआ एक शिलालेख मिला है, उसमें उसने दावा किया है कि उसने रोमन सेना को पराजित किया और एंटियोक तक अधिकार कर लिया था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि तीसरी शताब्दी थी, ये रोमन साम्राज्य के लिए एक संकट का समय था, तनाव का समय था। ईरानी साम्राज्य के अलावा जो जनजातियां थी, जर्मन जनजातियां थी, 233 से 280 ईस्वी के मध्य में ये जो जर्मन जनजातियां थी, जिसमें अल्लामनाई, फ्रैंक और गोथ आ जाती है, इन्होंने जो राइन और डेन्यूब नदी की जो सीमाएं थी उनकी ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। इसी कारण से जो रोम की सेना थी ये डैन्यूब से आगे के क्षेत्र से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गई थी, कि जो रोमन साम्राज्य था इसकी जो पूर्वी सीमा थी ये फरात नदी तक थी, और जो इसकी उत्तरी सीमा थी यह थी डैन्यूब नदी तक। डैन्यूब और दूसरी नदी थी राइन नदी तक फैली हुई थी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो उत्तर की ओर से जो आक्रमण हो रहे हैं वो तो कर रहे हैं जर्मन जनजातियों के द्वारा हो रहे हैं, दूसरी तरफ फरात नदी जो पूर्व की तरफ है, यहाँ से जो आक्रमण हो रहे हैं वो ईरान के ससानी वंश के द्वारा हो रहे हैं। तो 2 तरफ से रोम साम्राज्य के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं,
और यही वजह है कि रोमन साम्राज्य के लिए तीसरी शताब्दी का जो समय था ये संकट का समय था। और रोम निवासी जो इन जर्मन आक्रमणकारी थे इनको विदेशी बर्बर कहते थे। और हमें तीसरी शताब्दी के संकट से इसी बात का पता चलता है कि तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर में मात्र 47 वर्षों में ही 25 सम्राट हैं वो सत्तासीन हो चुके थे, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि साम्राज्य में बेहद तनाव की स्थिति थी। इसीलिए जो तीसरी शताब्दी का टाइम है इसे तीसरी शताब्दी का संकट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में जो टाइम पीरियड आता है उसे कहते हैं हम परवर्ती चरण कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं परवर्ती पुराकाल की चर्चा करते हैं। देखिए, परवर्ती पुराकाल शब्द है ये रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास के काल का वर्णन करने के लिए किया जाता है। और इसका जो टाइम पीरियड था ये चौथी से सातवीं शताब्दी के मध्य में माना जाता है। देखिए, चौथी से सातवीं शताब्दी के मध्य जो रोमन लोग थे इनके धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। तो देखिए, इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा इसके धार्मिक जीवन में करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में इसके संबंध में बात करें तो देखिए, संपूर्ण यूरोप में न कि रोमन में पहले जो धर्म होता था वो यहूदी धर्म हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे है ये संपूर्ण यूरोप है ये इसका ईसाईकरण होता जाता है। तो ये एक प्रमुख यहाँ पर जो धार्मिक परिवर्तन था वो आपको दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त हम सातवीं शताब्दी की बात करें तो यहाँ पर एक नवीन धर्म का उदय होता है, इस्लाम धर्म का उदय होता है। इसके अतिरिक्त रोम में विभिन्न परिवर्तनों के फलस्वरूप जो शहरी संपदा और संपत्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए। साथ ही जो भोग विलास के साधन थे इनमें भी काफी तेजी आई। अब हम चर्चा करते हैं कि परवर्ती जो काल है उस काल में जो प्रमुख रोमन सम्राट हुए हैं उन्होंने के द्वारा कौन कौन से परिवर्तन किए उनके संबंध में हम चर्चा करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहला नाम आता है यह आता है सम्राट डायोक्लिशियन का नाम आता है। इनका जो टाइम पीरियड है ये 284 से लेकर 305 ईस्वी के मध्य में रहा था। एक तो इन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया वो किया कि साम्राज्य को छोटा बनाया, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बहुत ज्यादा बड़ी थी तो उसमें शासन संचालन में काफी मुश्किलें आती थी, काफी कठिनाइयां आती थी। तो इसके लिए इन्होंने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत छोटा बनाया। दूसरा, जो साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनाए ताकि साम्राज्य सुरक्षित रहे। इसके अलावा इसने प्रांतों का पुनर्गठन किया और जो असैनिक कार्य थे उनको सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो सेनापति थे उनको अधिक स्वायत्तता दी, तो यहाँ पर जो सेना है वो और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इसके बाद में जो दूसरे प्रमुख सम्राट थे वो थे कॉन्स्टेंटाइन थे, जिनका जो शासन था ये 306 से 337 ईस्वी के मध्य में रहा था। कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया कि जो डाइक्लोसियन जो रोमन सम्राट थे इससे पूर्व उनके परिवर्तनों को पुख्ता किया और साथ ही कुछ नवीन परिवर्तन किए। एक तो सबसे बड़ा जो इन्होंने परिवर्तन किया वो किया था ईसाई धर्म को इन्होंने राजधर्म बनाया। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक सिक्का चलाया, सोलिडस के नाम से सिक्का चलाया, और ये सिक्का होता था ये शुद्ध सोने का होता था और इसका वजन भी 4.5 ग्राम होता था। इससे पहले जो हमने सिक्का पढ़ा था वो पढ़ा था दिनारियस। ये दिनारियस सिक्का है, ये चांदी का सिक्का होता था, विशुद्ध चांदी का सिक्का होता था और इसका वेट भी 4.5 ग्राम ही होता था। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने एक नया सिक्का चलाया जो सोने का सिक्का होता था, जिसे सोलिडस के नाम से जाना जाता है। और कॉन्स्टेंटाइन का जो सबसे बड़ा परिवर्तन था वह था कि इन्होंने अपनी एक दूसरी राजधानी बनाई रोमन साम्राज्य की, और इस राजधानी का नाम उन्होंने अपने नाम पे रखा कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे हम कहते हैं कुस्तुनतुनिया भी कहते हैं। प्राचीन में जो इसका नाम था ये बाइजेंटाइन था। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य हम पढ़ेंगे आगे, ये रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हो जाते हैं। तो जो पूर्वी रोमन साम्राज्य होता है इसे कई बार बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो कुस्तुनतुनिया है इसका वर्तमान में जो नाम है वह इस्तांबुल है और ये तुर्की देश में स्थित है। थियोडोसियस ग्रेट के द्वारा जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया था वह था कि रोमन साम्राज्य का इसने विभाजन कर दिया था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था इसकी राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी बना दी गई कुस्तुनतुनिया, जिसका निर्माण कॉन्स्टेंटाइन ने किया था। और इसे अपने दो पुत्रों में बांट दिया गया। पुत्र जो होनोरियस था उसको पश्चिम का साम्राज्य दिया गया और अपने पुत्र ऑर्केडियस को इन्होंने दिया पूर्वी रोमन साम्राज्य दिया। सबसे अंत में हम चर्चा करते हैं कि रोमन साम्राज्य का पतन कैसे हुआ। देखिए, रोमन साम्राज्य का पतन होने के भी दो बड़े कारण थे। एक तो हो गया इनका प्रतिद्वंदी ईरान हो गया, और दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण था वो थी जर्मन मूल की जो जनजातियां थी, जिन्होंने तीसरी शताब्दी में भी डैन्यूब और जो राइन नदी थी वहां पर इन्होंने आक्रमण किया था। अब इन्होंने कुछ साम्राज्य बना लिए। देखिए, जर्मन मूल के अनेक समूह ने पश्चिमी साम्राज्य के सभी बड़े बड़े प्रांतों पर अधिकार कर लिया और अपने अपने राज्य स्थापित किए, और इन राज्यों को नाम से जाना जाता है रोमोत्तर राज्य, यानी पोस्ट रोमन के नाम से जाना जाता है। और ये पोस्ट रोमन साम्राज्य थे, जैसे स्पेन में हो गया विसिगोथों का राज्य हो गया, गोल में फ्रैंको का राज्य हो गया, इटली में लोम्बार्डो का राज्य हो गया। तो ये प्रमुख पोस्ट रोमन राज्य थे
और इसी प्रकार से जो रोमन साम्राज्य था ये धीरे धीरे कमजोर होता गया और इसका पतन हो गया। दूसरा कारण था कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में रोम और ईरान के मध्य में युद्ध प्रारंभ हो गया और ईरानी शासकों ने जो मिस्र सहित समस्त पूर्वी प्रांत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य है वो तो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, लेकिन जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है जिसे हम बांजेटाइन कहते हैं, इन्होंने 620 के दशक के आसपास इन प्रांतों पर पुनः नियंत्रण कर लेता है। लेकिन जो सबसे बड़ी घटना होती है विश्व इतिहास की वह होती है 7वीं शताब्दी में, क्योंकि जो अरब प्रदेश था यहाँ पर इस्लाम का विस्तार हो चुका था और इसे प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति माना जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो इस वीडियो में हमने देखा रोमन साम्राज्य का राजनीतिक विकास, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि किस प्रकार से रोमन साम्राज्य का गठन हुआ गणतंत्र को समाप्त करके। फिर हमने रोमन साम्राज्य का आरंभिक काल देखा, उसके बाद में इसका परवर्ती काल देखा और परवर्ती काल में जो इसके कौन कौन से मुख्य परिवर्तन हुए वो भी हमने देखे। और इन दोनों के मध्य में जो तीसरी शताब्दी का संकट आता है उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और सबसे अंत में हमने अध्ययन किया रोमन साम्राज्य का जो अंत है वो कैसे हुआ, उसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे रोमन साम्राज्य के धार्मिक और सामाजिक आधार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।